हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बड़ी धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। कल 15 तारीख है और कल हिंदी का एग्जाम है, इसलिए हम आज लेकर आ गए हैं हिंदी का 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कहिएगा सर गद्यांश नहीं, गद्यांश तो पढ़ के कर लीजिएगा, ठीक है। सर निबंध, तो निबंध हम बता देंगे लास्ट में। सर पत्र, पत्र भी बता देंगे लास्ट में, ठीक है। बाकी क्या बचता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ग्रामर और बुक दोनों हैं, ठीक है। कितना है 100। और ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर बिहार बोर्ड में कल हिंदी में से ऑब्जेक्टिव या SOD पूछेगा तो इसमें से ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता होगा तो ये समझिए आप लोगों के लिए रिवीजन है, ठीक है। और नहीं आता होगा तो मेरे साथ साथ याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा है कि वीडियो देखने के बाद आप बाद में याद करें, क्योंकि कल एग्जाम है, ठीक है। समय बहुत कम है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है, मालूम है तो ये रिवीजन समझिए। और नहीं मालूम है तो क्या करना है, इसको मेरे साथ साथ बोलिए और याद कीजिए। इसका आंसर डेसाउ होगा कि इससे होगा कि धुरंगिया होगा कि बवेरिया होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, डेसाउ होगा। इसका आंसर ए होगा। और एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव में 5 से 10 अंक अगर उठाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गोधुली का जो पाठ और लेखक का नाम है और वर्णिका का जो पाठ और लेखक का नाम है वो तो याद होना चाहिए पहले। अगर नहीं याद है तो अभी ही याद कर लीजिएगा इस लेक्चर के बाद, आप समझे। पाठ और लेखक के नाम तो याद होना ही चाहिए और लेखक का जन्म कम से कम याद कर लीजिएगा, मृत्यु नहीं याद कीजिएगा, लेखक का जन्म याद कर लीजिएगा। 5 से 10 नंबर एकदम फिक्स करा देगा ये, ठीक है। आपको पता है कि हिंदी में जो है वो 55 नंबर व्याकरण से ऑब्जेक्टिव रहता है, 45 नंबर जो है बुक से ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं आज। आइए अगला प्रश्न क्या है, काशी क्या है, काशी क्या है। तो ध्यान दीजिए, काशी क्या आप लोगों को मालूम है क्या। ऑप्शन ए क्या है, असुर नगरी। ऑप्शन बी क्या है, पशु नगरी। ऑप्शन सी क्या है, देव नगरी। ऑप्शन सी क्या है, पक्षी नगरी। तो आप लोगों को मालूम है कि भाई काशी क्या है। अगर नहीं मालूम है तो मेरे साथ साथ रिवीजन याद करते चलिए, मालूम है तो रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप लोग का रिवीजन हो रहा है समझिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए, अभी ही याद करते चलिए। इसका आंसर होगा आपका सी, देवनगरी। क्या होगा, सी, देवनगरी। चलिए भाई बढ़ते हम लोग आगे। बड़े भाई किस लेखक की रचना है। जो बड़े भाई है वो किस लेखक की रचना है। तो चलिए देखते हैं। पहला बिरजू महाराज, दूसरा यतीन्द्र मिश्र, तीसरा रामविलास शर्मा, चौथा है महात्मा गांधी। तो आप लोगों को ये मालूम है कि बिरजू महाराज के हैं बड़े भाई जो है वो बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है, बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है, या यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है, या रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, या महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगर आप लोगों को मालूम है तो समझिए रिवीजन है, नहीं मालूम है तो मेरे साथ साथ याद कीजिए, याद कीजिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा रामविलास शर्मा। क्या होगा, रामविलास शर्मा। तो चलिए भाई अगला सवाल बढ़ते हैं। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। नटरंग जो है, नटरंग शीर्षक पत्रिका, ये नटरंग क्या है, पत्रिका है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। नटरंग क्या है, तो पत्रिका है, ठीक है ना। इसके संपादक कौन है, संपादक कौन है। तो बाला सरस्वती, रश्मि वाजपेयी, सितार देवी और मृणालिनी साराभाई। अब आप लोगों को इसका अगर आंसर मालूम है तो समझिए रिवीजन हो रहा है मेरा, नहीं मालूम है तो मेरे साथ याद कीजिए, नहीं मालूम है तो मेरे साथ याद कीजिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा रश्मि वाजपेयी। क्या होगा, रश्मि वाजपेयी। नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है, रश्मि वाजपेयी। बढ़े आगे, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारी नींद, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य से ली गई है। अगर इसका मालूम है आंसर आपको तो समझिए रिवीजन है, नहीं मालूम है तो मेरे साथ साथ याद करते चले, क्योंकि आपको याद करने का समय अब नहीं बचा है, ठीक है। तो दुष्चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया में, गलत पत्ते की चिट्ठी, मन विहंगम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, मालूम है क्या आप लोगों को। हाँ, आप लोगों ने बताया दुष्चक्र में सृष्टा। क्या बताया, दुष्चक्र में सृष्टा। चलिए भाई अगला बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है खून की सगाई। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ठीक है, खून की सगाई क्या है? निबंध है, कहानी है ना, कला है, क्या है? तो आपका कहानी है। क्या है? कहानी है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके मतलब इनकी जो प्रसिद्ध कहानी जो है किनकी है, ये इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो सात कोरी होता, ईश्वर पेटलीकर ना, सुजाता साबरदैया। तो आप लोग बताएंगे, आप लोगों को मालूम है तो समझिए ये आप लोगों के लिए रिवीजन है। नहीं मालूम है तो क्या करना है मेरे भाई, इसको मेरे साथ साथ याद करते चलेंगे। तो इसका आंसर जो होगा ईश्वर पेटलीकर होगा। कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसे महसूस होता है कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? क्या भरी हुई है? घुटन भरी हुई है। किसे महसूस होता है? देखते हैं। सीता को, पुष्पा को, नारायण को, भंवरी को। किसको महसूस होता है? आप लोग को मालूम है, एकदम आसान है। अगर आप लोग पढ़े होंगे धरती कब तक घूमेगी तो जरूर मालूम होगा। ठीक है, तो किसको भाई? ये सीता को। किसको? सीता को। कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे। चलिए, आप लोग को मालूम था ये आंसर? नहीं मालूम था तो अभी याद कीजिए। ठीक है, अब मालूम था तो रिवीजन हुआ आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? तो रसखान है कि कुंवर नारायण है कि घनानंद है कि प्रेमघन है? हाँ, इसके भाई नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? मालूम है क्या आप लोगों को? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो मेरे साथ साथ याद करते चलिए। ये क्या होगा? कुंवर नारायण। नगर संवेदना का कवि कौन है? कुंवर नारायण। नगर संवेदना का कवि कौन है? कुंवर नारायण। मेरे साथ साथ बोलिए ताकि याद हो जाए, क्योंकि घर पे ये लेक्चर देखने के बाद समय नहीं है कि बाद में याद करें। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? जो बद्री नारायण चौधरी जो थे प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? आलोचना ना, आलोचनात्मक बोल सकते हैं, कलात्मक एवं अलंकृत, उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों को मालूम है क्या? मालूम है तो समझिए रिवीजन है आपके लिए, आपको आता है ये सब चीज, हम रिवीजन करा रहे हैं। नहीं मालूम है तो याद कीजिए मेरे साथ। इसका आंसर होगा कलात्मक एवं अलंकृत। कलात्मक एवं अलंकृत। बताइए प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? कलात्मक एवं अलंकृत। प्रेमघन किस प्रकार के प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? गद्य होता है, पद होता है, तो गद्य किस प्रकार के गद्यांश लिखते थे? तो कलात्मक एवं अलंकृत लिखते थे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? भाई नसीहत, लगता है किसी को नसीहत मत दो, मुझे नसीहत मत दो, कि कोई आप लोगों को कुछ कहता होगा तो आप लोग सोचते हो ना, जो मुझे नसीहत मत दो, मुझे सिखाओ मत, समझे, मुझे सिखाओ मत। तो भाई साहब इसका मतलब लालसा है या शिक्षा है या शिष्ट तरीका है या आराम है? अभी हमने जो बताया कि नसीहत मत दो, मुझे मत सिखाओ, तो ये क्या इसका मतलब क्या होना चाहिए? बताइए, लालसा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, शिष्ट तरीका होना चाहिए, आराम होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? कमेंट में भी भर दीजिए, कमेंट में भर दीजिए अभी। क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर आज हल्ला उल्ला नहीं हो रहा है, आज सिर्फ आप हमको देख रहे हैं, बच्चे लोग नहीं है। तो बच्चे लोगों का विदाई समारोह हो चुका है। ठीक है, 10 तारीख को हुआ है, आज 14 तारीख है, आज सरस्वती पूजा भी है। ठीक है, तो विदाई समारोह हम कर चुके हैं और 2 दिन इसीलिए वीडियो नहीं आया कि हम जो है सब दिन क्या किए हैं, बच्चे के सामने बनाए हैं, तो बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्शन था। अगर आप लोग देख रहे होंगे मेरे कोचिंग के स्टूडेंट, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि, ठीक है, हाँ, इंटरेक्ट होने का। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेक्ट कैसे हो आप लोगों से, कैमरा से हूबहू। ठीक है, पहले तो बच्चों से इंटरेक्ट होते थे, बच्चे थे तो बच्चे से पूछते थे जो भी क्वेश्चन है तो इसके बारे में पूछे बच्चा से ना, ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, अभी तो आप लोगों से पूछेंगे क्या। तो चलिए मेरे कोचिंग के स्टूडेंट जो देख रहे होंगे, कैसे हैं आप लोग, क्या चलिए मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है मन ना? कमेंट में बता दीजिएगा मन लग रहा है कि, हमको तो नहीं लग रहा है मन आप लोगों के बिना। ठीक है, चलिए ऐसे न्यू बैच क्लास 10 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यूट्यूब पर नहीं आया है। यूट्यूब पर आप लोग का एग्जाम जब खत्म होगा तब यूट्यूब पे ऑफलाइन चल रहा है क्लास 10 का न्यू बैच। आइए, सुजाता का जन्म कब हुआ? सुजाता का जन्म
कब हुआ मालूम है क्या? 3 मई 1935 को, 4 फरवरी 1938 को, 10 अक्टूबर 1912 को, 18 फरवरी 1916 को। ठीक है, चलिए देखिए 3 मई 1935 को हुआ कि 4 फरवरी 1938 को हुआ, इसको दोनों को छोड़ देते हैं। अभी दोनों में बताइए क्या होगा, क्या होगा? हाँ, आप लोगों ने कहा, सही बात कहा कि 3 मई 1935 को हुआ था। सर बहुत बढ़िया है। सुजाता का जन्म कब हुआ? 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 3 मई 1935 को। हमने बोला कि जन्म याद जरूर कर लीजिएगा, पाठ और लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, जन्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पपाती कहानी की पात्र है। पपाती जो है वो किस कहानी की पात्र है? पपाती, पपाती किस कहानी की पात्र है? ढहते विश्वास, तो नहीं होगा। नगर, धरती कब तक घूमेगी, माँ, कौन होगा बताइए, बताइए आप कौन होगा? तो नगर, कौन होगा? नगर होगा। चलिए आगे देखिए, बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई? बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई? आप लोगों को मालूम है? मलेरिया बताया कि मेनिंजाइटिस बताया कि टाइफाइड बताया कि इनमें से कोई नहीं बताया? तो क्या बताया आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है तो मेरे साथ साथ याद करें, मालूम है तो समझिए आपका रिवीजन है। तो मेनिंजाइटिस बताया। क्या बताया? मेनिंजाइटिस। बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई? तो मेनिंजाइटिस बताई। कौन सी बीमारी बताई भाई? कौन सी बीमारी? मेनिंजाइटिस। बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई? मेनिंजाइटिस बताई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए अगला प्रश्न क्या है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? थोड़ा बहुत आवाज आएगा भाई, क्योंकि सब चारों तरफ पूजा ही है, क्योंकि हम पूरा रूम पैक किए हुए हैं, फिर भी जो है थोड़ा बहुत आवाज जो है वो साउंड वगैरह आएगा थोड़ा, तो मैनेज कीजिएगा। ठीक है, हाँ, एस रंगराजन अपना ही अभी पूजा है नीचे, लेकिन हम बंद करवाए हुए हैं साउंड जो है बाजा जो है सो। ठीक है, का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास है, सातपुरी होता है, सुजाता है, ईश्वर पेटलीकर है। तो बताइए आप लोग जो है एस रंगराजन का पूरा नाम क्या है? बताएंगे आप? तो सुजाता रंगराजन है। क्या है? सुजाता रंगराजन। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार है? धरती कब तक घूमेगी उसके रचनाकार कौन है? सुजाता है, सातपुरी होता है, सावरदैया है, श्रीनिवास है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर आप लोगों को मालूम है? मालूम है तो बहुत बढ़िया है, रिवीजन हो रहा है। नहीं मालूम है तो मेरे साथ साथ याद करें। क्या इसका आंसर होगा? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी इसके लेखक सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी इसके लेखक सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी इसके लेखक सावरदैया। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो है वो किसका जो है वो ना मुख्य हथियार है? तो मालूम होगा आप लोग, देखते हैं ऑप्शन। अंबेडकर है, सुभाष चंद्र बोस है, नेहरू जी है, महात्मा गांधी जी है। किनका मालूम है आप लोगों का? क्या मालूम है? तो हाँ मालूम है, ये जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो सत्य और अहिंसा जो होता है ना, अहिंसा और सत्याग्रह जो है वो किसका है? महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। क्लास 12 में जाइएगा तो जो इंग्लिश के बुक में है चैप्टर 1 में दिया हुआ है इसके बारे में ना। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई है? शिक्षा और संस्कृति में तो बताइए कि महात्मा गांधी के बारे में ना। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई है? सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था मालूम है? इतिहास पढ़े हैं सातवां का। सबसे पहले मुगल का शासक कौन था? मुगल का राजा सबसे बड़ा कौन? पहले कौन बना? सबसे पहले तो सबसे पहले बाबर बना था। कौन बना था? बाबर। तो गुरु नानक का जो भेंट हुआ था किससे हुआ था? बाबर से। इसका पुत्र ये है, इसका पुत्र ये है, इसका पुत्र ये है, इसका पुत्र शाहजहां, उसका पुत्र जहांगीर है, उसका पुत्र ना बहुत आगे चल के औरंगजेब। हाँ, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर? ऑप्शन गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, रसखान, घनानंद। क्या होगा आंसर? किनकी रचनाओं का संग्रह, संग्रह मतलब समुच्चय, संग्रह मतलब सेट, ठीक है, समूह, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो किनकी? तो गुरु नानक की। किनकी?
गुरु नानक की। कोई दिक्कत? बढ़ा जाएगा। आप लोगों को मालूम था तो समझिए, रिवीजन है मेरे लिए। नहीं मालूम था तो मेरे साथ साथ याद करें भाई। कितना बार बोल दिए, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है ना? तो भाई दान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, राम नाम के बिना, बताइए किस मालूम है आप लोग को आंसर? मालूम है तो बताएंगे। चलिए, मालूम है तो बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, जो नहीं मालूम है तो मेरे साथ याद कीजिए, राम नाम के बिना। ठीक है, ज्ञान वाणी कब इसके समान हो जाती है? राम नाम के बिना। आइए, कहिएगा सर बहुत स्लो चल रहे हैं भाई। तो बहुत स्लो चले तो आप तो याद भी तो कराना है क्लास में। क्लास में याद भी तो करा रहे हैं ना, 2 बार रिपीट कर रहे हैं हर क्वेश्चन को। चलिए, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता। रेनर मारिया रिल्के द्वारा कौन सा कविता जो लिखा गया है? तो भाई, मेरे बिना तुम प्रभु, राम नाम के बिना, लौट कर आऊंगा फिर ना, और अक्षर ज्ञान। तो किनके द्वारा लिखा गया है मेरे भाई ना रेनर मारिया रिल्के जो है वो, उसके द्वारा कौन कविता लिखा गया इसमें से? तो मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। रंगप्पा कौन था? ये तो सब जानता है भाई। रंगप्पा कौन था? दही वाली मंगम्मा में जो है नंजम्मा उनकी बहू मंगम्मा की। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा व्यापारी था, जुआरी था, वकील था, किसान था, क्या था? बताइए क्या था वो रंगप्पा? रंगप्पा था जो वकील, क्या था? जुआरी था। क्या था? जुआरी था। बार बार माइक को देखना पड़ता है क्योंकि विद्यार्थी लोग था ना तो माइक को देखता था। लेकिन अब एक दिन हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया लेकिन आधे पर से माइक डिस्चार्ज हो चुका था, समझे। अब विद्यार्थी नहीं है तो बहुत अफसोस हो रहा है हमको, बहुत याद आ रहा है आप लोगों का। अगर हम मेरे भी विद्यार्थी यहाँ के अगर देख रहे होंगे, ऑफलाइन के कोचिंग के स्टूडेंट जो है ना, तो आप लोगों को बोल रहे हैं बहुत याद आ रही है भाई लोग। ठीक है, आइएगा एग्जाम के बाद मिलने। ठीक है, चलिए। मंगम्मा किस कहानी का पात्र है? मंगम्मा किस कहानी का पात्र है? धरती कब तक घूमेगी, माँ, ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, दही वाली मंगम्मा। तो इसका तो आप सबको मालूम होगा कि मंगम्मा किससे लिया गया, किसका पात्र है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी के पात्र हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिनिष्ठित ना रचनाकार है? श्रीनिवास जो है, श्रीनिवास किस साहित्य के ना प्रतिनिष्ठित रचनाकार हैं? तो मगही साहित्य, तमिल साहित्य, कन्नड़ साहित्य, बंगला साहित्य। आप लोगों को मालूम है क्या इसका आंसर? तो क्या इसका आंसर होना चाहिए मेरे भाई? कन्नड़ साहित्य। क्या इसका आंसर होना चाहिए? कन्नड़। थोड़ा इसमें कैमरा हम देख लेते हैं, चल रहा है कि नहीं? हाँ, सब चल रहा है। चलिए आइए आगे देखते हैं। ठीक है, लक्ष्मी का पति, कैमरा नहीं है, मोबाइल चल रहा है। ठीक है, कभी कभी होता है ना, मोबाइल में फोन आया था तो उसको भी वैसे भी कट जाता है कि लक्ष्मी का पति ना, लक्ष्मी का पति जो कहाँ नौकरी करता था ना, लक्ष्मी का पति जो है वो कहाँ नौकरी करता था? तो चलिए देखते हैं। मुंबई में करता था, दिल्ली में करता था, जयपुर में करता था, कलकत्ता में करता था। कहाँ करता था आप लोग को मालूम है क्या? मालूम है क्या? कहिएगा सर लक्ष्मी के पति से कौन मतलब है? कौन रिश्तेदारी करना है का? नहीं, क्वेश्चन का जवाब देना है जब एग्जाम में पूछा जाएगा कल। ठीक है, तो कहाँ काम करता था मेरे भाई? कलकत्ता में। अगर आप लोगों को मालूम है तो रिवीजन हुआ, नहीं मालूम है तो मेरे साथ याद करें, लक्ष्मी के पति कहाँ काम करता था? क्या लक्ष्मी के पति के काम करने से ना उसका जो मिलता था सैलरी, ठीक है, उससे उसका परिवार का भरण पोषण हो जाता था? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दे। 24 नंबर, हाँ या ना में जवाब दे। जवाब दिए? नहीं होता था। नहीं होने के कारण ही लक्ष्मी जो है वो क्या करती थी? अपने गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए विद्यार्थी सब रहता है ना, तो सब प्रश्न पूछने में मजा आता है। काहे उन लोगों को तो उनका दबाड़ते उबारते हैं, डांटते हैं, पिटते उठते हैं, क्लास के बाद पूछते हैं तो नहीं बताता है तो थोड़ा सजा बहुत देते हैं, डांटते उठते हैं। ठीक, तो अब आप लोगों से कितना पूछे इसमें से? एग्जाम नजदीक है, कल है एग्जाम, ज्यादा नहीं बातें करेंगे। हाँ, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास के जो है लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र है, गोपाल दास नागर है, BR नारायण है ना, KA जमुना है। तो आप बताएंगे। राजेंद्र प्रसाद मिश्र है, डॉक्टर नहीं है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? लिखा नहीं गया, किस लेखक द्वारा लिखा नहीं गया? लिखा नहीं गया, नहीं ये नहीं बोलना है लिखा गया, सो लिखा गया दूसरे। किस लेखक द्वारा अनुदित है? किस लेखक द्वारा? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते।
बड़ी मस्त बात लिखी है। किसने लिखा? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा? पतंजलि ने कहा, कालिदास ने कहा, वात्स्यायन ने कहा, कबीर ने कहा। तो आप लोग बताएंगे किसने कहा? आप लोगों को मालूम है क्या? अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मेरे साथ याद करें कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब अच्छे खराब नहीं होते। वात्स्यायन ने कहा था, वात्स्यायन ने कहा था। मंगू की माँ कितनी संत मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 4 5 2 3 बताएंगे कितनी संतानें थी? मालूम है क्या आप लोगों को? मालूम है तो बोलिए, नहीं मालूम है तो मेरे साथ याद कीजिए। कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। आप लोगों को अगर मजा आ रहा है, मन लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? समझे? वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर जो है, ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय कथाकार है। तो मराठी के ईश्वर पेटलीकर जो है लोकप्रिय कलाकार है। किसके? मराठी के, गुजराती के, पंजाबी के, राजस्थानी के। मालूम है इसका आंसर आप लोगों को? सही में मालूम है? क्या होगा बोलिए, क्या होगा? हम सुन रहे हैं, बोलिए तो क्या हुई? क्या? गुजराती? हाँ ठीक है, गुजराती बोले हैं आप लोग, हम सुन लिए। आइए, राम नाम बिनु बिरथे 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 जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो कवि देखिए किसका विरोध करते हैं? पूजा पाठ करते हैं क्या? क्या ब्रह्मांड वर्ग करते हैं क्या? कर्मकांड का करते हैं क्या? सभी का करते हैं क्या? किसका करते हैं बताइए? आप लोगों को मालूम है क्या इसका आंसर? सभी का करते हैं। इनमें से सभी का विरोध करते हैं इस कविता के माध्यम से। इस कविता के माध्यम से सभी का विरोध करते हैं। कौन? लेखक साहब। चलिए मेरे भाई, आइए। इन मुसलमान हरिजन, देखिए 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 देखिए, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटीन हिंदू वरीये। इन मुसलमान हरिजनन पै कोटीन हिंदू वार्ये ना किस कवि के लिए कहा गया? कौन से कवि के लिए? किसने कहा? नहीं, किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? तो कबीरदास के लिए कहा कि मलिक मोहम्मद जायसी के लिए कहा? ठीक है, कहिएगा सर मुसलमान है तो मलिक मोहम्मद होगा। अरे नहीं रे भाई, किसके लिए कहा? हर रहीम के लिए कहा। रहीम ही। किसके लिए कहा? रस खान के लिए कहा। किसके लिए कहा बोलिए? मालूम है क्या आप लोगों को? नहीं मालूम है तो हम बताते हैं, मेरे साथ याद करेंगे। इन मुसलमान हरिजनन पै कोटीन हिंदू वार्ये। चलिए, गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है? गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि को ना पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है? किस भक्त कवि को ना? कौन सा? गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि को, कौन से उनके भक्त कवि जो थे, भक्त थे, उनको उन्होंने क्या किया था? पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो घनानंद थे क्या? वो क्या प्रेम घन थे? क्या गुरु नानक थे? क्या रसखान थे? कौन थे? मालूम है क्या आप लोगों को? तो बोलिए रसखान थे सर, रसखान थे ना। गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को ना पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? कवि भाई रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? आप लोग तो मालूम होगा, राधा और कृष्ण को ना। तो विठलनाथ को कहा है? नहीं भाई। श्री राम को कहा है? नहीं भाई। कृष्ण को? हाँ, कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? कृष्ण को कहा है। कमरा नंबर 48 में वल्ली अम्माल को कौन ले गया? कमरा नंबर 48 में वल्ली अम्माल को कौन ले गया? अमलराज ले गया, घनशेखरन ले गया, श्रीनिवास ले गया या डॉक्टर ले गया? क्या आपको इसका आंसर मालूम है? नहीं मालूम है तो मेरे साथ याद करें। कमरा नंबर 48 में वल्ली अम्माल को कौन ले गया था? अमलराज ले गया था। कौन ले गया था? अमलराज ले गया था। घनानंद का जन्म कब हुआ? देखिए जन्म पूछ दिया ना गौरव। घनानंद का जन्म कब हुआ बताएंगे? तो 1680 ईस्वी में हुआ ना। 1680 ईस्वी के पास, 1682 ईस्वी के पास, 1681 ईस्वी के पास, 1689 ईस्वी के पास। तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए। इसका आंसर होगा 1689 ईस्वी के पास।
तो चलेंगे भाई अगला प्रश्न पे, 35 नंबर प्रश्न ना। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की ना तुलना कवि ने किससे की है? तो सूर्य से की है, कंचन से की है, पुष्प से की है, छाया युक्त चंद्र से की है। किससे की है? छाया युक्त चंद्र से की है। किससे की है? छाया युक्त चंद्र से की है। चले बढ़ा जाए आगे। चलिए, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? भाई साहब, कुंवर नारायण जो हैं वो बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं? तो पहाड़ को कहते हैं, व्यक्ति को कहते हैं, सैनिक को कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं। मालूम है किसको कहते हैं? याद है आप लोगों को? तो हाँ, कमेंट में लिखिए याद है। किसको कहते हैं? वृक्ष को कहते हैं। किसको कहते हैं? वृक्ष को कहते हैं। चलिए भाई, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? लिखी गई नहीं है, भाषांतरित। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल नहीं, प्रयाग शुक्ल, कुंवर नारायण। बताएंगे क्या इसका आंसर होगा? लौट कर आऊंगा फिर, लेखक नहीं पूछा है इसका भाई, समझिए। बहुत बच्चा क्या करेगा, लेखक समझ के मार देगा, सटक देगा। पूछा है भाषांतरित किसने किया है? भाषांतरित किसने किया है? तो जीवनानंद दास ने। किसने किया है? जीवनानंद दास ने किया है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? देखिए जन्म फिर आ गया। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1942 ईस्वी में, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, 16 जनवरी 1943 ईस्वी में, 16 जनवरी 1940 ईस्वी में। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? नहीं मालूम है? हम बताते हैं। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, 16 जनवरी 1941 को। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो खिलौना मांगना चाहता है, किताब मांगना चाहता है, मछली मांगना चाहता है, या पैसे मांगना चाहता है? तो आप लोग बताएंगे आंसर क्या मांगना चाहता है? मालूम है क्या? मछली मांगना चाहता है। क्या मांगना चाहता है? मछली मांगना चाहता है। बढ़ा जाए आगे। आइए अगला प्रश्न क्या किया जाए? 40 नंबर प्रश्न। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र है। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या है? कौन है? कौन है प्रिय वाद्य यंत्र? शहनाई, हारमोनिया, तबला, वीणा। क्या? तो आपको मालूम होगा, ये पढ़े होंगे अगर तो एकदम 100% मालूम होगा, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र जो है वो शहनाई है। क्या है? शहनाई है। नहीं मालूम है जिन बच्चों को, मेरे साथ साथ कृपया याद करते चलें, ठीक है। आइए, मेरा धर्म ना कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है ना। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पहले ये बताइए कि यह पंक्ति किसने लिखी है, सो बताइए किसने लिखी है ना। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अब बताइए कि अब आप लोग बताइए कि ये किसके मतलब ये कौन सी पंक्ति किस मतलब शीर्षक पाठ से ली गई है? तो भाई शिक्षा और संस्कृति से। किससे लिया गया है? शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे आप लोग? भीमराव अंबेडकर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ना जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिए थे? मालूम है क्या आप लोगों को? किसने दिए थे? रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे। किसने दिए थे? रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे। आइए प्रश्न नंबर 43 करते हैं हम लोग। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? किनकी रचना है? अब ये तो बताए हैं पीछे, किनकी रचना है? महात्मा गांधी की। किनकी रचना है? महात्मा गांधी की। मालूम है आप लोगों को भाई? आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार जो है सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? तो भाई उनका जन्म करते हैं, क्या है सो? आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, यांत्रिक शिक्षा नहीं, साक्षरता नहीं, अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध इनका जो है ना। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? सबको मालूम होगा। बहादुर पढ़े, बहुत मजा आता है, हंसियों खूब लगता है, लेकिन रात लास्ट में जा करके थोड़ा इमोशन में आ जाता है पढ़ने के बाद। जब उस पर गलत इल्जाम लगता है, चोरी का मार पिटाई होती है, तब थोड़ा इमोशन में आ जाता है। हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते इमोशन हो जाते हैं, ठीक है।
8-9 वर्ष का था पहली बार में, 10-11 वर्ष का था, कि 9-10 वर्ष का था, कि 12-13 वर्ष का था? आप लोगों को मालूम है आंसर? तो इसका आंसर होगा 12-13 वर्ष। क्या होगा इसका आंसर? 12-13 वर्ष। कोई दिक्कत? बढ़ा जाएंगे। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान, वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो जानबे करते हैं रामविलास ना शर्मा। किनको? रामविलास शर्मा। नहीं, सब नहीं है, नलिनी विजय शर्मा नहीं, यतीन्द्र मिश्र नहीं, अमरकांत नहीं, रामविलास शर्मा। यही हिंदी के समझिए ना, तो माने जाते हैं बड़े श्रेष्ठ। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, सामंतवादी व्यवस्था में, मार्क्सवादी व्यवस्था में? किसमें संभव है? आप लोगों को मालूम है क्या? तो हमको मालूम है, हम बताते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में। किसमें? पूंजीवादी व्यवस्था में। चलेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से, चित्रकला से। किस कला से भाई ये संबंधित है? तो नृत्य कला से। किस कला से? नृत्य कला से। मजा आ रहा है मेरे भाई? तो स्प्राइट अभी नहीं मंगाइए, ठंडा का मौसम है। अभी आप लोग वीडियो को शेयर क्या करें? वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ठीक है। अभिनयो है, क्या है? अभिनयो क्या है? कहानी है, कविता है, जीवनी है, ललित रचना है, क्या है? तो बताएंगे आप लोग क्या है आंसर? और हम सुन गए क्या है? ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। आएंगे बढ़ेंगे भाई। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार? हाँ, ये पूछा रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते, इसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर? नहीं भाई। नलिन विलोचन शर्मा? नहीं भाई। मैक्स मुलर? नहीं भाई। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। 50 प्रश्न कर चुके हैं हम लोग, अभी आधा प्रश्न क्लियर है। अभी 50 प्रश्न ये बचा हुआ है, उसके बाद 25 प्रश्न जो है वो 2 अंक की, तो उसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे उसमें। हम उस थोड़ा फास्ट करेंगे, नहीं तो हम स्क्रीनशॉट आपको लेवा देंगे, क्योंकि हम भी पढ़वे करेंगे, आप लोग भी उसको पढ़वे करेंगे, ठीक है। याद करना होगा आप लोगों को, इसलिए जो है किस तरीका से लिखा गया है उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलिए, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। याद कर लें भाई। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक की बहन, लेखक का साला, लेखक का भाई, लेखक का चाचा। कौन लाया था भाई? तो लेखक का साला लाया था। कहां से लाया था? स्टेशन पर से उठा के लाया था। कि आइए, उठा के नहीं लाया था। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? हु आर सुद्राज, सुद्राज कौन है? सुद्राज कौन है? किसकी रचना है मेरे भाई? तो महात्मा गांधी की है, यतीन्द्र मिश्र की है, भीमराव अंबेडकर की है, या मैक्स मुलर की? आप लोग बताएंगे किसकी रचना है? बोलिए किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। किसकी? भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा हमारे भारत का, ठीक है। चलिए, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पास है? कुछ एक क्वेश्चन और बनेगा। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले ही अक्सर जीतते हैं, ठीक है। तो इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है कि भारत से हम क्या सीखे, इससे लिया गया है कि विष के दांत से लिया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे लिया गया है। किससे लिया गया है बताएंगे आप? तो विष के दांत से लिया गया है। किससे लिया गया है? विष के दांत से लिया गया है। मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अपना ना अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, आकृष्ट कर लेता है, ठीक है। कौन? तो भाई जर्मनी, श्रीलंका? नहीं रे भाई, मैक्स मुलर है, अपना भारत के बारे में बताएगा कि दूसरा के बारे में बताएगा, हैं? बढ़ा जाएगा ये। लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स,
लाइफ एंड सॉन्ग्स। कविता संकलन किसकी रचना है? जो कविता जो है वो किसकी रचना है? जीवनानंद दास, वीरेन डंगवाल, रेनर मारिया रिल्के, कुंवर नारायण। बताइए किसकी रचना है? सो बताइए किसकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के। किसकी रचना है? रेनर मारिया रिल्के की रचना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे भाई बाद में फोन करना मेरे भाई। युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ जो है, युगपथ किस कवि की रचना है? अनामिका का, सुमित्रानंदन पंत का, वीरेन डंगवाल का, जीवनानंद दास का। किसकी रचना है? तो भाई साहब आप लोगों को मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो हम बताते हैं ना भाई। ये जो है सुमित्रानंदन पंत का जो है रचना है कौन? युगपथ। युगपथ किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत। युगपथ किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत। बोलिए 2-3 बार, याद हो जाएगा। प्रेम वरण रसखान किसने किसे कहा है? रसखान में किसे कहा है प्रेम वरण? रसखान में प्रेम वरण किसे कहा है? राम को, सीता को, यशोदा को, कृष्ण को। किसे कहा है? एकदम आसान है। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे। हम कमेंट पढ़ेंगे, अगर आंसर सही होगा एक्सीलेंट मिलेगा आपको, हॉट मिलेगा आपको। अगर सही नहीं होगा तो हम इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। रिप्लाई लेकिन देंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? बहुवचन नामक सब पत्रिका का संपादन किसने किया? गुणाकर मूल ने किया, अशोक वाजपेयी ने किया, रामविलास शर्मा ने किया, महात्मा गांधी ने किया। तो बहुवचन नामक जो है पत्रिका, बहुवचन क्या है? तो पत्रिका है। बहुवचन क्या है? पत्रिका है। क्वेश्चन पूछ सकता है बहुवचन क्या है? पत्रिका है। बहुवचन क्या है? पत्रिका। याद रखिए। किसने किया? अशोक वाजपेयी ने। किसने किया? अशोक वाजपेयी ने किया। 60 प्रश्न पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मूलर, ना रामविलास शर्मा। तो निम्नलिखित में से हिंदी आलोचना, हिंदी के बारे में जैसे ही बात आए, हिंदी के महारथियों में महारथी, आलोचकों में आलोचक कौन थे? हमारे रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी। आइए, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का, कर्नाटक राज्य का जो श्रवण बेलगोल स्थान है ना, किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णवों का, जैनों का। किसका? तो जैनों का है। किसका है? जैनों का है। क्या दिक्कत है बोलिए, क्या बोलिए? बस आ गए, थोड़ा देर में आ गए। बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए, बस थोड़ा देर में आ गए। चलिए आइए भाई। हाँ, पुनर्नरवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अमरकांत की, यतीन्द्र मिश्र की, बिरजू महाराज की। तो किसकी रचना है आप बताएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आइए, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मयूरभंज की, इलाहाबाद की, बैरकपुर की, बैकुंठपुर बेंगलुरु की। आपको कहाँ से याद होगा? ये बेंगलुरु से जरूर याद होगा आपको। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? बेंगलुरु का रहने वाली थी। चलिए ना, आइए, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोरी होता ना किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो पंजाबी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, उड़िया भाषा के, हिंदी भाषा के। किस भाषा के? मालूम है क्या आप लोगों को? मालूम है तो बताइए, आंसर बोलिए, आंसर बोलिए, क्या होगा? उड़िया भाषा के। किस भाषा के? उड़िया भाषा के। निम्न में से
किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला किसे कहा गया है मेरे भाई? किसे कहा गया? हरिद्वार को, वृंदावन को, काशी को, मथुरा को, किसको कहा गया है बताइए? जरूर फंसाने वाली क्वेश्चन है। आप लोगों को मालूम है क्या किसको कहा गया है? आप काशी को कहा गया है ना, संस्कृति का पाठशाला। काशी को कहा गया है संस्कृति का पाठशाला। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद के द्वारा कौन सा ग्रंथ जो है वो रचा गया है? घनानंद ने किस ग्रंथ की रचना की है? इसमें से सुजान सागर, रसकेली बिल्ली बल्ली ना, विरह लीला, इनमें सभी। तो यही आंसर होगा, इनमें सभी। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? नहीं दिक्कत है। प्रेम ऐनी, प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम की पीर के कवि कौन है? रसखान, घनानंद, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? तो घनानंद। कौन है? घनानंद। आप लोगों को मालूम था क्या? मालूम था क्या आप लोगों को? आइए देखिए, यहां ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, भटकना नहीं है। द कास्ट इन इंडिया, इंडिया में कास्ट मतलब जाति, भारत में जाति किसके द्वारा लिखा गया है? भारत में जाति किसके द्वारा लिखा गया है? अब तो मालूम हो गया होगा आप लोगों को। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर। जाति प्रथा को कौन हटाना चाहते थे? भीमराव अंबेडकर। कौन हटाना चाहते थे? भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा को कौन हटाना चाहते थे? भीमराव अंबेडकर। विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? विष के दांत कहानी में जब मोटर कार का जो है पार्ट पार्ट तोड़ता था, कहता ये इंजीनियर बनेगा, ट्राई कर रहा था कि हाँ। गिरधर की, सेन साहब की, मदन की, सोफर की, किसकी थी? तो भाई सेन साहब की। किसकी थी? सेन साहब की गाड़ी थी। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। अतिशय में उपसर्ग, अब आ गया व्याकरण आपका। अतिशय में उपसर्ग है, अतिशय में उपसर्ग है तो अ है, अति है, अतिश है, इति है। इति तो नहीं होगा, अभी तीनों में चेक कीजिए, दो भागों में तोड़िए। अति जोर सय, अच्छा अ जोर तीसय ठीक रहा? नहीं ना, ठीक लगा। अति जोर सय, अति जोर सय। उपसर्ग बोले तो पहले, प्रत्यय बोले तो बाद। उपसर्ग बोले तो पहले, प्रत्यय बोले तो बाद। चलिए, ज्यादा व्याकरण का क्वेश्चन नहीं लेके आए हम। यह देखिए, यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? यशोदा का संधि विच्छेद बताइए। तो कहिएगा यशोदोर्जा। नहीं रे भाई, यशोदोर्दा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यशः जोरदा, यशः जोरदा, यशः जोरदा, यशः जोरदा। हाँ, मनोरथ का मनः जोरथ, मनोरथ का मनः जोरथ, मनोरथ का मनः जोरथ, मनः जोर रथ, मनोरथ। ठीक है, जैसे आप कहेंगे सर जगन्नाथ का बताइए। जगन्नाथ, जगन्नाथ का तो जगत जोरनाथ, जगत जोरनाथ, जगत जोरनाथ। कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे। आइए जा, इसको कहाँ किए हो? विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? विष के दांत कहानी है, उसमें मदन किसका बेटा है मालूम है? मदन किसका बेटा है? जो कमजोर होता है, गरीब होता है, जो जिसके यहाँ काम करता रहता है, तो मदन जो है वो गिरधर का बेटा है। ठीक है, मदन किसका बेटा है? गिरधर का बेटा है। आइए, सीता किस कहानी की पात्रा है? सीता जो है किस कहानी की पात्रा है? तो ढहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो आप लोग को मालूम है क्या? मालूम है तो जवाब दीजिए, नहीं मालूम है तो मेरे साथ याद कीजिए। मालूम है तो जवाब दीजिए, रिवीजन आपका होता रहेगा। नहीं मालूम है तो हम जवाब देते हैं, उसको आप याद कीजिए। चलिए मेरे साथ साथ। धर्म अधर्म कौन सा समास है? धर्म अधर्म कौन समास है? द्विगु है, द्वंद्व समास, द्विगु नहीं द्वंद्व। कौन समास है? द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व। आचार विचार कौन समास है? आचार विचार कौन समास है? द्वंद्व समास है। चलिए भाई, मैं जाऊंगा में कौन काल है? जाऊंगा, जाऊंगा, बाद में न जाऊंगा हो, मैं जाऊंगा, भविष्य में बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। मैं खेलूंगा, खेलूंगा, बाद की बात हो रही है। मैंने खेला था तो पहले की बात हुई। मैं जाऊंगा, बाद की बात हो रही है, तो भविष्यत काल क्या हो गई? भविष्यत काल हो गया। क्या हो गया? भविष्यत काल। एक बार मोबाइल को भी लिया जाए। हाँ, चल रहा है। चलिए
आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है सर्दी होना, मुलायम होना, कठोर होना, ना बहुत प्रिय होना। बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। क्या होगा? बहुत प्रिय होना। आप लोगों को क्या ये मालूम था आंसर? मालूम है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रिवीजन में हैं, तैयारी कर लिए हुए हैं। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया, दिनकर ने किया, महादेवी वर्मा ने किया, पंत ने किया। सुमित्रानंदन पंत किसने किया? तो भाई अज्ञे ने किया। किसने किया? अज्ञे ने किया। किसने किया? अज्ञे ने किया। अज्ञे का पूरा नाम कमेंट में लिखेंगे। अज्ञे का पूरा नाम अज्ञे का लिखना है। अज्ञे का पूरा नाम क्या होगा? कमेंट में लिखना है। नहीं लिखबो। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सा लुढ़क जाता है? कवित्री जो अनामिका जो कवित्री है उसके अनुसार क्या जो है वो घरे सा लुढ़क जाता है? तो क ख ग घ से घड़ा, घ से घड़ा। चलिए आइए, गिरा हुआ कहलाता है। गिरा हुआ, जो गिरा हुआ है, जो नीचे गिरा हुआ है वो क्या कहलाता है? गिरना नहीं, गिराना नहीं। पतित क्या कहलाता है? पतित, क्योंकि वो गिर चुका है, वो गिर गया है, वो गिर गया हुआ है। प्रत्यक्ष में कौन समास है? प्रत्यक्ष में कौन समास है? मालूम है क्या कौन समास है? बोलिए। अव्ययी भाव समास। कौन समास है? अव्ययी भाव समास। कौन समास है? अव्ययी भाव समास। प्रत्यक्ष में कौन समास है? घर द्वार। कौन समास है? घर द्वार। कौन समास है? घर द्वार। कौन समास है? बोलिए। द्वंद्व समास। कौन समास है? जो बोले ना अभी, धर्म धर्म द्वंद्व समास, आचार विचार द्वंद्व समास, घर द्वार द्वंद्व समास। कहाँ आप लोग रहे? देखिए 82 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 82 में झोले में कितनी मछलियां थी? बताइए। झोले में कितनी मछलियां थी? मालूम है? नहीं मालूम है? हैं? क्या पढ़ते हैं? रिवीजन क्या करके आए हैं? झोले में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। चलिए भाई, माता का पर्यायवाची शब्द बताइए। माता का पर्याय ऐसे तो बहुत होता है, लेकिन इसमें से कौन है सो बताइए। क्या द्वार है, देवी है, नीर है, अम्बा है? कौन होगा? माता का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? बताइए कौन होगा? मालूम है क्या? अम्बा होगा। क्या होगा? अम्बा होगा। क्या होगा? बोलिए। अम्बा होगा। माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अम्बा होगा। चलिए, गुणानिधि किस कहानी का पात्र है? गुणानिधि किस कहानी का पात्र है? रुक जाइए। गुणानिधि किस कहानी का पात्र है? तो माँ कहानी, नगर कहानी, अमरकांत का, ढहते विश्वास का। किसका है? मालूम है क्या आप लोगों को? बोलिए। मालूम है तो बोलिए। तो किसका? तो ढहते विश्वास। किसका? ढहते विश्वास। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? मालूम है क्या? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमरांव में, बनारस में, लखनऊ में, पटना में। कहाँ हुआ था? तो डुमरांव में हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन है। कैसे भाई? 84 के बाद 85 न होगा? 85 को चेंज हो गया, 58 हो गया होगा। 86 आइए। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? बिरजू महाराज? न। अमरकांत? न। रामविलास शर्मा? न। विनोद कुमार शुक्ल? हाँ। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट आए थे? 1910 में, 1915 में, 1917 में, 1920 में। कब लौट आए थे? मालूम है आपको? क्या मालूम है तो बोलिए। ना मालूम है तो याद कर लीजिए। 1915 में। कब लौट आए थे? 1915 में। निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, इसमें से कौन जो है वो गांधी जी की पुस्तक है सो बताइए। देवरिया, देवप्रिया, हिंद स्वराज,
जदा कदा, ड्योढ़ी पर आलाप, ड्योढ़ी पर आलाप। बताएंगे क्या है इनका बुक, इनमें से कौन सी बुक जो है महात्मा गांधी ने लिखी है, मालूम है? बोलिए कौन बुक लिखी है? हिंद स्वराज। कौन सी बुक लिखी है? हिंद स्वराज लिखी है। ठीक है। मंगू कैसी लड़की है? मंगू जो है वो कैसी लड़की है? मंगू जो है वो कैसी लड़की है? ठीक है। पागल है, गूंगी है, बहरी है, पगली व गूंगी है। तो भाई आप लोग तो समझ गए होंगे कि एक मिनट रुकिए, बाहर कोई है, एक मिनट रुकिए। चलिए भाई देखिए, हाँ तो मंगू जो है वो कैसी लड़की है, तो आप लोग सिर्फ बोलेंगे पागल नहीं, पागल नहीं है। पागल भी है, गूंगी भी है, क्योंकि वो बोल नहीं पाती है, तो पागल भी है और गूंगी भी है। चलिए भाई, हाँ साक्षर का संधि विच्छेद है, साक्षर का संधि विच्छेद। कहिएगा सर सा जोड़ क्षर लिख दीजिए, नहीं भाई, सौ जोड़ अक्षर, सौ जोड़ अ मिल के सा हो जाएगा, सौ जोड़ अ मिल करके सा, तो ये हो गया साक्षर। क्या हो गया? साक्षर। कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे। अगला क्या है? किसके बिना जन्म व्यर्थ है? भाई किसके बिना जन्म व्यर्थ है ना, ना किसके बिना जन्म व्यर्थ है? बताइए। राम नाम के बिना ना, दौलत के बिना, पत्नी के बिना, भाई के बिना, किसके बिना जो है वो जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना ना, राम नाम के बिना जो है वो क्या है? जन्म व्यर्थ है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं बताएंगे आप लोग? संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पूछेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पूछेंगे सर्वनाम पूछा जाता है, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कोई दिक्कत? याद रहेगा ना? हाँ, संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है। ऐसी कारक का भेद याद कर लीजिएगा, समास के कितने भेद है सो याद कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। लिंग कौन लिंग है, कौन मतलब एक वचन है, कौन बहुवचन है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, ये सब आएगा। मोटापा में प्रत्यय, मोटापा में प्रत्यय, मोटापा में प्रत्यय, प्रत्यय प्रत्यय मतलब अंदर वाला, तो क्या होगा? टापा नहीं, मो जोड़ टापा नहीं होगा। मोटा जोड़ आपा ना, ये भी नहीं है। मोट जो मो जोड़ टपा ना, नहीं है। मोटा, मोटा जोड़ पा, मोटा जोड़ लास्ट वाला होना चाहिए, तोड़ के बोलना चाहिए। कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? जो रसखान जो है वो किस भाषा के कवि हैं? आइए, पंजाबी भाषा, अवधी भाषा, अंगिका भाषा, ब्रज भाषा। किस भाषा के कवि है भाई? किस भाषा के कवि है रसखान? तो ब्रज भाषा की। किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के कवि हैं। आएंगे, आइए देखिए, विफलता का विलोम क्या है? विफलता का विलोम क्या है बताएंगे? विफलता का विलोम क्या है? सो विफलता का विलोम, विफल मतलब नहीं होना, आप विफल का मतलब हो जाना, सफल। विफलता का क्या हो जाएगा? सफलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफलता हो जाएगा। व्यंजन होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? क्या करना है इसका आंसर? कमेंट में देना है। और एक चीज और, स्वर कितने होते हैं वो भी देना है कमेंट में। स्वर कितने होते हैं वो भी कमेंट में देना है। व्यंजन कितने होते हैं वो भी कमेंट में देना है। गिर जाएगी। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? अगर कोई वाक्य है और किसी के भी उस वाक्य में किसी के विषय में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, उसे क्या कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, विधेय कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं? नहीं, संज्ञा के बदले जो यूज होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आई तो जनबे करते हैं, क्रिया, पढ़ना, हंसना, बोलना, ये तो नहीं होगा। क्या होगा? उद्देश्य होगा। क्या होगा? उद्देश्य होगा। चलिए भाई लोग, कैलाश किसका बड़ा बेटा है? कैलाश जो है किसका बड़ा बेटा है? ठीक है। आइए, मंगम्मा का, लक्ष्मी का, नंजम्मा का, इसका तो छोटका बेटा था। लक्ष्मी का तो भी छोटा छोटा था ना, तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। मंगम्मा का एक ही बेटा था, तो इनमें बड़ा बेटा कहाँ से आ गया? तो सीता के 3 बेटे थे ना, बड़ा बेटा कैलाश था, सीता के 3 बेटे थे। चलिए, अपनी डफली अपना राग का अर्थ, मतलब अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या होगा? अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या होगा? व्याकरण से है भाई। तो स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव,
सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अपनी डपली अपना राग का जो अर्थ है वो सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। चलिए भाई, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक कौन है ना। अच्छा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा क्या है? हाँ, एक बार हम इसे पीछे बताए हैं इसका आंसर, एक बार हम बता चुके हैं इसका आंसर, हम एक बार बता चुके हैं कौन है इसका आंसर। हम एक बार पीछे इसके पीछे 40 से 50 के बीच में इसका आंसर बताया हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 3 प्रश्न हुआ सब कमेंट में, 3 प्रश्न और कुछ प्रश्न भी पूछे हैं आप लोगों से, वो बताइएगा जरूर कमेंट में, हम देखेंगे और जवाब देंगे। तो अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं किस पे, 2 अंकीय प्रश्न पे। तो 2 अंकीय प्रश्न कितने करने वाले हैं? 25 प्रश्न करेंगे। कितने? 25 प्रश्न करेंगे। रंगप्पा कौन था? वह मंगम्मा से क्या चाहता था? ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे, समय कम लेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। रंगप्पा कौन था? वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा जो है मंगम्मा का गांव का एक जुआरी था। रंगप्पा एक जुआरी था, वह धन के लोभ में दही बेचकर आते समय मंगम्मा के साथ छेड़छाड़ किया करता था, मतलब उससे पैसा मांगता था। उसको ये पता चल गया था कि ये बहू से झगड़ चुकी है और उससे हम पैसा ऐंठने का वो काम करता था, पैसा मांगता था रास्ता में जो है। ठीक है, आइए, और उससे पैसे भी झटक लेना चाहता था कि उसको लगा था कि रंगप्पा को लग गया था कि ये सास बहू में भी जो है झगड़ा चल रहा है, अभी हम जो है इससे पैसा ठग सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसके मन में जो था ये लग रहा था कि ये अकेले है, इससे हम शादी कर लेंगे। ठीक है, और इसका सारा पैसा हमें हो जाएगा। कौन कौन सोच रहा था? रंगप्पा सोच रहा था। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? तो माँ को लग रहा था कि हम माँ हैं फिर भी हम पूरी मतलब इसका सेवा नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो भाई ये जो भाड़े के जो होंगे, ये सरकारी हॉस्पिटल जो अस्पताल होंगे, वहां पे इसका ख्याल और कैसे रखेगा, इसलिए वो ना। तो मंगू के प्रति माँ की ममता अधिक थी, उसे किसी अन्य पर मंगू की देखभाल का भरोसा नहीं था। वह कहती थी कि माँ होकर उसके पूरा ख्याल नहीं रख पाती तो अस्पताल वाले प्राय होकर देखभाल क्या करेंगे, इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी, नहीं कराना चाहती थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, 25 प्रश्न करना है। कितने प्रश्न करना है? अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। चलिए, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो सबसे पहले घर के नियमों को धज्जियां उड़ाने में अपवाद था। ठीक है, देखते हैं क्या, बहुत लेट के पैदा भी हुआ था ये। सेन साहब को 5 पुत्रियां थी, पुत्र के जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद नहीं बाकी रह गई थी ना, कोई जब छोड़ दिए थे उम्मीद की भाई अब संतान हमको होबे नहीं करेगा। 5 गो पुत्र हो चुका, पुत्रियां हो चुकी थी, पुत्र के इंतजार में पुत्रियां हो रही थी। अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, मतलब बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर थे। इसलिए खोखा को जीवन के नियमों का अपवाद कहा जाता है, और घर के जो नियमों का धज्जिया उड़ाता है उसके भी ना अपवाद है था वो। प्रश्न नंबर 4, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब? जब हम राम नाम नहीं लेते हैं। वाणी तब विष के समान हो जाती है जब ना व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन न करके ना संसारिकता की चर्चा करता है। तात्पर्य यह हुआ इसका कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान न करके ना मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ कर्म कांड या ब्रह्मांडंबर ना में ना विश्वास करने लगता है, तब कहते हैं कि जो वाणी जो है विष के समान, जो वाणी निकल रही है, जो बोली निकल रही है, आवाज निकल रही है, वो विष के समान है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? सुनिए मेरे भाई, पहले मंगम्मा में और नंजम्मा में झगड़ा हो गया था। किसको लेकर झगड़ा? नंजम्मा जो है अपने बेटे को मारती थी। ठीक है, तो भाई दादी है तो पोता के लिए माया लगबे करेगा, वो बोलती थी, दोनों झगड़ लेती थी कस करके, तो उसी की बात को लेकर झगड़ा तगड़ा हो गया था। ठीक है, तो अब झगड़ा हो गया तो भाई मंगम्मा को रंगप्पा परेशान करने लगा पैसा के लिए। नंजम्मा सोची कि ये जो बूढ़ी जो है सास, वो तो पैसा दे देगी रंगप्पा को, इसीलिए क्या कि अपने बेटे को भेजती थी, तुम जाओ दादी के पास रहना। ऐसे करते करते धीरे धीरे सलाह हो गया। देखिए, बहू जो थी वो बुद्धिमती थी। जब बहू को रंगप्पा द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है, तब उसने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। वह जानती है कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है
अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेज दिया। बच्चा जब दादी के पास साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की और पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। बताया ना हमने। चलिए, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते थे? सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही हो सकते हैं, तो गांव में एकत्र भाव से सब लोग रहते हैं। देखिए, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में ही हो सकते हैं, क्योंकि वहां के लोग ना भूभाग और परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में है और शुद्ध रूप में मिलते हैं। ठीक है, शुद्ध रूप में मिलते हैं, चाइनीज नहीं। जैसे आप शहरों में जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइएगा, वहां का ऑक्सीजन शुद्ध नहीं है, वहां का कोई चीज शुद्ध नहीं है। हम लोग यहाँ अपने से उपजाते हैं, अपने से खाते करके तब खाते हैं, तो हम लोग को शुद्ध, ठीक है, हम लोग है भी शुद्ध। क्या, चलिए आगे देखते हैं। ओ गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टम पारस्परिक संबंध आदि में देखने को मिलते हैं। हाँ, गांव में ही बहुत सारे संस्कार होते हैं, पूजा पाठ किए जाते हैं, एक दूसरे के लिए लोग एकत्र रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, तत्पर रहते हैं सेवा में ना। लेकिन शहर में एक कोई कुछ हो गया, दूसरा को नहीं कोई देखने वाला। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी? सीता जो है क्या सोचकर ना, 3 बेटे के होते हुए क्या सोचे घर से निकल पड़ी? तो प्रति माह 50-50 रुपए देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुआ, बहुत पीड़ा हुआ। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं रहकर भी कर लूंगी, कहीं रह करके रोटी मतलब जो है अपना पेट जो है वो पाल लूंगी। चलिए, इसलिए सोच के घर से निकल पड़ी। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? क्योंकि बहादुर ईमानदार था, बहुत काम करता था, सबका काम करता था, फिर भी उस पर जो है चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है ना। इसलिए बेचारा उपस करके वो चला जाता है घर से, और उसके जाने के बाद जब पता चलता है लेखक के घर वालों को कि यह जो है ईमानदार था, तो भाई ये निर्दोष था, तो उसको बहुत अफसोस होने लगता है लेखक के परिवार को। बहादुर सीधा साधा लड़का था, उससे सबको आराम मिलता था और सबके अहम की तुष्टि होती थी। लोग उसे नाहक में मार गाली भी देते थे, नाहक में मतलब बिना काम के मारते भी थे, गाली भी देते थे, तथा चोरी का इल्जाम लगाकर अपमानित भी किया करते थे। उसके चले जाने पर सबको अब अपनी भूल का एहसास हुआ, इसलिए सबको पछतावा हुआ। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं इसमें। हाँ, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या है? तो भाई शिक्षा का जरूरी अंग क्या है देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग है होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, प्रेम से किसको? घृणा को, सत्य से किसको? असत्य को समाप्त करना चाहिए, कष्ट से किसको? हिंसा को, और आसानी के साथ जो है जीतना सीखिए। ठीक है ना, प्रेम से घृणा को जीतिए, सत्य से असत्य को जीत लीजिए, कष्ट को सहन से जीत लीजिए। ठीक है, चलिए, कष्ट सहन से हिंसा को जीत लीजिए, कष्ट सहन से हिंसा को जीत लीजिए। हाँ, इस सत्य के बल अनुभव करने, यहीं तक लिखिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, यहीं तक, बस इसके नीचे छोड़ दीजिए। पप्पाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पप्पाती जो थी वो वल्ली अम्माल की बेटी थी, ठीक है, लड़की थी। वह शहर बड़े अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई थी, क्योंकि उसे बुखार था और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर डॉक्टर ने इसकी सलाह दी थी। कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है? तो कवि की दृष्टि में माली मालिन राधा और कृष्ण है। दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो दिनकर की दृष्टि में आज के देवता गांव के मजदूर लोग हैं, मजदूर किसान। झोले में मछलियां, अरे इसका आंसर कहां चला गया? झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए? झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि बारिश हो रही थी और गली से उसके घर का रास्ता जो है वो नजदीक था, इसलिए घुस गए। लिख दीजिएगा। चलिए, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती रहती है कि तुम अब भी पशु हो, उन्हीं की तरह आचरण करने वाले हो,
तुम इतने सभ्य हो गए हो, फिर भी तुम, सभ्य मतलब बदलाव आ गया है सब में, फिर भी जो है हिंसक बना हुआ है, न जल क्रोध इस चारों एक दूसरे से जलता है, ना विवेकहीन हो चुका है, इसीलिए कहता है कि तुम आज भी पशु हो। 15 नंबर प्रश्न करते हैं, इसके बाद 10 प्रश्न बचेंगे। अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं, तो वही अंगर नहीं लिख पाने के कारण। चलिए पढ़ लीजिएगा आप लोग। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो गांधी जी देखिए बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, वो तो हम लिख देते हैं ना। गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा है। क्या अहिंसक प्रतिरोध, हमने बताया ना, ऑब्जेक्टिव में था ना ये। गांधी जी बढ़िया शिक्षा मानते थे अहिंसक प्रतिरोध को। वे बच्चों को अक्षर ज्ञान मिलने से पहले सत्य, प्रेम और आत्मा की शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक मानते थे, कि जो शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, वो मिलने से पहले उसको प्रेम का, ना सत्य का और आत्मा की शक्तियों को जानने का क्या होना चाहिए पहले, ना ये शक्ति होना चाहिए ना। आगे देखिए, प्रेम से, ताकि प्रेम से घृणा को जीता जा सके ना, सत्य से असत्य को जीता जा सके, कष्ट सहन से हिंसा को जीतना शिक्षा का ही अंग होना चाहिए। आइए भाई साहब, मछली और दीदी में क्या समानता है, तब मछली और दीदी में, मछली घर में रहती है, मछली जल में रहती है, दीदी घर में रहती है ना। मछली जल में रहती है, दीदी घर में रहती है ना। मछली झोले में तरपती है, दीदी घर में तरपती है ना। मछली पानी से बाहर निकालने पर मर जाती है, और दीदी को घर में पिता से पिटती है। ना मछली अपनी व्यथा प्रकट करती है और ना ही दीदी। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध प्रकाशित कीजिए। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा थे। आज बिरजू महाराज, इस कविता में बताया गया है कि बिरजू महाराज जो कुछ भी थे वो शंभू महाराज के वजह से ही थे। बिरजू महाराज को बचपन से ही उनका मार्गदर्शन मिला, कौन दिए, शंभू महाराज दिए। भारतीय कला केंद्र में उनका सानिध्य मिला, सानिध्य मतलब सहायता मिला ना। उन्हीं की सहायक रहकर बिरजू महाराज ने सफलता प्राप्त की, और शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में ही नाचा करते थे। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है, क्योंकि लेखक के सभी रिश्तेदारों के पास नौकर थे, इसलिए उसकी पत्नी भी फोर्स की हुई थी कि नौकर रखिए, हम लोग के यहाँ नौकर है, सबके यहाँ नौकर है। लेखक के सभी रिश्तेदारों के पास नौकर थे। लेखक की पत्नी भी हमेशा नौकर चाकर की चाह किया करती थी। लेखक स्वयं भी अपने रिश्तेदारों का शौक मौज देख करके, भाई रिश्तेदार के पास नौकर है तो सिर्फ वो अपना जो है भोजन जो है खाता है, बाकी सब जो है भोजन बना के देना, ना कपड़ा उपड़ा खींचना, जूता तैयार रखना, ऑफिस जाने के लिए हर चीज रेडी रखना, देखकर नौकर रखना चाह रहा था। इस प्रकार लेखक को नौकर रखना जरूरी था। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, भाई 3 बेटे को हो करके ना, एक महीना खाने के लिए बोला जाए, और 31 दिन, जिस महीना में 31 दिन होता था, वो 31वां दिन माता को भूखा रहना पड़ता था। उसके बावजूद भी अपने में तीनों बेटे झगड़ते थे ना, फिर 50-50 रुपए के देने की बात करते थे। तो यही सब बात सुन कर जो सीता मारूआसी हो जाती है ना। सीता के 3 बेटों के एक विधवा ना, 3 बेटों की एक ही बूढ़ी विधवा माँ है। उसके तीनों बेटे माँ के खाना को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं। उसकी बहुएं भी आपस में क्या करती है, झगड़ते रहती है, इसलिए उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होती रहती है और सीता मारूआसी हो जाती है। 21 नंबर प्रश्न, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो बताए थे ना किस बात को लेकर विवाद था। तो बेटे को जब मारती थी वो तो दादी होकर बोलती थी, वही बात है। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अपने पोते को लेकर विवाद था। बहू पोते को जब तब पीट दिया करती थी, इसके लिए मंगम्मा उसे मना करती थी, किंतु वह मंगम्मा के साथ लड़ जाती थी। ठीक है, आगे बढ़िए। बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है, भाई बहुत बेकार राय देते हैं। देखिए क्या कहते हैं। शागिर्दों के बारे में बिरजू महाराज की राय अच्छी नहीं है ना। उन्होंने कई खूब अच्छे और कई काम चलाऊ शागिर्दों के नाम गिनाए, किंतु शागिर्दों से उनकी शिकायत है कि किसी को त्याग या कला के प्रति
समान नहीं है। उनके लड़के में भी ना, उनके लड़के में भी नहीं, उनके लड़के में भी शागिर्दों के प्रति जो है वो, या कला के प्रति जो है वो सम्मान नहीं है ना। बस सब कमाने खाने और एंजॉय करके जो है ख्याल करने का ख्याल है। हाँ, शाश्वती और कुछ कुछ दुर्गा के बारे में उसका ख्याल है कि वे कला को सम्मान देती है। 23 नंबर प्रश्न है, जल्दी हो जाएगा। भारत माता अपने ही घर में ग्रामवासिनी क्यों हो चुकी है? जब अंग्रेज गुलाम बनाया था हमारे देश को, उसके अनुसार चलना पड़ता था, ठीक है, तब जो है भारत माँ जो अपने देश में ही वो क्या थी, वो गुलाम प्रवासिनी बनी हुई थी। अपनी दीनता में जकड़े होने के कारण झुकी हुई नजरों वाली, सतत निशब्द जो कुछ शब्द नहीं बोलने वाली, रोदन वाली और हमेशा खिन्न मन से रहने के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी ना की तरह कष्ट में है। विदेशी सरकार के हर जुल्म, अन्याय और शोषण को भारतीयों को हर हाल में चुपचाप सहन करना पड़ रहा है। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण सारे साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है। संप्रभुता मतलब कोई संविधान नहीं था उस समय, वे उसी मर्जी से ना साधनों का उपयोग कर सकते थे अथवा नहीं कर सकते थे। जो अंग्रेज कहा वही करना है, अन्यथा नहीं करना। अभी हम आपसे बतिया रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पहले जो था 200 वर्ष पहले अंग्रेज से बात नहीं करते थे हमारे पूर्वज। अब बिना उनके पूछे हुए चप्पल नहीं पहनते थे लोग। हमारे दादाजी इतना बताते थे कि उनके पूछे बिना शादी भी लोग नहीं करता था, यहाँ तक की बात है। चलिए, इस कारण भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? ठीक है, नागरी को नागरी लिपि क्यों कहते हैं, देवनागरी क्यों कहा गया है? तो नागरी को उत्तर भारत में देवनागरी कहा जाता है। नागरी को कहाँ देवनागरी कहा था? उत्तर भारत में। ऑब्जेक्टिव हो चुका है ये। लेखक के अनुसार देवनागरी लिपि से संबंध कई मत हैं। एक मत के अनुसार काशी देवनागरी है, इसलिए यहाँ चलने वाली लिपि देवनागरी कहलाए। काशी जो है वो देवनागरी है, काशी देवनागरी है। दूसरे मत के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम जो है वो देव था। इसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का और विक्रमादित्य का नाम क्या था? व्यक्तिगत देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर और यहाँ प्रचलित लिपि को देवनागरी लिपि कहा गया, किंतु लेखक यह सब प्रमाणिक नहीं मानता है। आइए लास्ट प्रश्न करते हैं हम लोग। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। पहले बार बहादुर जो है वो स्टेशन पर दिखा, कैसा दिख रहा था? जब घर से भागा था तब चोरी करके भागा था, वो चुरा करके। बहादुर 12-13 वर्ष, वही ऑब्जेक्टिव में करा थे ना, 12-13 वर्ष का था। 12-13 वर्ष के ठिगना चकईठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह का लड़का था। आंखों बुरी तरह मलका रहा था। सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता और गले में रुमाल, जो स्काउट की तरह जो होता है एक रुमाल बांधे था, होता है ना, रुमाल बांधे था स्काउट की तरह। लेखक के परिवार के लोग उसे ऐसे घेरे हुए थे जैसे वह कोई अजनबी चीज हो, अजनबी वस्तु हो। तो चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना देर तक जुड़े रहे मेरे साथ। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा अच्छा सा लिखेगा निबंध। चलिए निबंध बता दे, सरस्वती पूजा पर याद कर देख लीजिएगा, महात्मा गांधी पर देख लीजिएगा, होली पर देख लीजिएगा। ठीक है, पत्र नहीं लिखिएगा। क्या नहीं लिखिएगा? पत्र, क्योंकि पत्र में 5 में आपको 4 नंबर देगा। संवाद लिखिएगा, पत्र और संवाद पूछता है तो आप संवाद लिखने की कोशिश करें। गाद्यांश तो जानबे करते हैं कि किस प्रकार लिखा हुआ रहेगा, उसमें छाट-छाट के आंसर देना है। 20 नंबर तो फिक्स रहेगा। ठीक है, और 2 नंबरिया जो 10 गो रहेगा, 10 गो में से 5 गो ना, तो ये 25 गो में से 5 गो आइए जाएगा, 4 गो भी आ जाएगा जरूर। ठीक है, और ये जो 100 करवाए हैं, 100 में से तो 35 एकदम टकरा जाएगा, एकदम हूबहू टकरा जाएगा। ठीक है, चलिए तो भाई साहब सब लोगों को ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्जाम दो।